दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के आपके अपने टेस्ट सीरीज़ चैनल पर। ये आपका फुली डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड पीसीएस के सभी टेस्ट पेपर देख सकते हैं। उनके विथ पीडीएफ मिल जाते हैं और टेलीग्राम चैनल भी है, तो उस पर आप जा करके जब उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको वहाँ से पीडीएफ सारी मिल जाएंगी। हमने कल दृष्टि का ये टेस्ट पेपर सॉल्व किया है, जिसमें कल कुछ कारण की वजह से मतलब शोर कुछ ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर टेस्ट पेपर अच्छे से बनते नहीं हैं। तो कल हमने कुछ कम ही क्वेश्चन देखे थे। हालांकि अब कोशिश करूँगी कि एक वीडियो में एक टेस्ट पेपर को ख़त्म कर दिया करूँ, क्योंकि समय मेरे पास भी बहुत कम है और आप लोगों के पास भी समय बहुत कम है। ठीक है, तो चलो 41 से स्टार्ट करते हैं। 41 में क्वेश्चन है हमारा कि पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना कि इन्होंने सत्य नहीं है पूछा है। ठोस पदार्थों में मौलिक कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। मतलब 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन आप पढ़ लो, मैं उसमें पढ़ के क्या बताऊँ। हमें बताना कि जो सत्य नहीं है वो बताना है। 41 क्वेश्चन है। तो डी जो कह रहा है ना कि दबाव बदलने से किसी पदार्थ की अवस्था नहीं बदली जा सकती। मतलब अगर हम गेस वर्क करेंगे तो हमें ये सही नहीं लगता। हमें लगता है कि कोई चीज़ है, उसको अगर दबाएंगे तो उस पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है, लेकिन यही इसका ये असत्य मतलब सत्य नहीं है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जब कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और उसका द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाती है। यह छोटे छोटे कणों से बना होता है। तो हमारे आसपास मौजूद पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती, ठोस, द्रव और गैस। इन्होंने बोला नहीं बदली जा सकती, तो गैस वर्ग में तो यही याद आता है ना कि बदली जा सकती, पर सत्य नहीं है बताना, तो इसलिए ये वाला सत्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे। तो जब हमने देखा था इसको तो 35 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया था। 35 हो गया, 36, 37, 38, 39, 40 और 41। ठीक है, हमें 41 के बाद 42 देखना है क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु के रूप में वर्गीकृत नहीं है। देखो यहाँ पर भी नहीं पूछ रहे हैं। लिथियम, बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये उपधातु के रूप में वर्गीकृत नहीं है, यानी कि फिर धातु के रूप में वर्गीकृत होगा, ऐसा कुछ होगा। तो लिथियम एक क्षार धातु है। लिथियम धातु का प्रयोग उपयोगी मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका लिथियम जो है ये एक उपधातु नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया था जोसेफ प्राउस्ट द्वारा, जॉन डाल्टन द्वारा, एंटोनी लवाजियर द्वारा या एवोगाड्रो द्वारा। ठीक है, 4 ऑप्शन है। अब ये थोड़े से अटपटे नाम आपको लग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई या तो रसियन है, कोई डच होगा, कोई मतलब हॉलैंड का नाम होगा, तो अलग अलग नाम है, इसलिए आपको थोड़े अजीब लग रहे हैं। तो किसने द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया था? तो एंटोनी लवाजियर ने। ठीक है, किसने? एंटोनी लवाजियर के द्वारा ये मतलब कि नियम प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु समभारिक कहलाते हैं। समस्थानिक समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु होते हैं। दोनों ऑप्शन को आपने पढ़ लिया। ये जो दोनों बातें कह रहे हैं, कूट दिया गया, कूट को आप खुद ही पढ़ लो। कूट तो कूट है, और उसको मुझे क्या बताना। तो समभारिक और समस्थानिक ये हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं पहले, है ना, फिजिक्स में और ये 12th में। तो जो आंसर इसका होगा कि कौन से सही हैं ये कह रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। अब ये सही क्यों नहीं है? जो सही नहीं है ये जानना है, तो आप कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय यौगिक नहीं है। अब यहाँ पर देखिए यौगिक पूछ रहे हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, स्ट्रोटियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो साइंस के ये सारे टर्म हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यौगिक नहीं है। तो जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ये आपका इसमें से यौगिक नहीं है। ठीक है, अब बहुत डिटेल में चीज़ें हैं तो उनको वहाँ पर आप आंसर से देख लेना। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि गैल्वेनीकरण यशद लेपन लोहे को निम्नलिखित में से किस तत्व की पतली परत से लेपन का संरक्षण से बचाने की एक विधि है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ लो और सारे ऑप्शन को आप खुद ही पढ़ लो। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन के बाद में फिर आप अपना आंसर टिक करो। संक्षारण जो होता है यह एक ऑक्सीजन या सल्फर जैसे ऑक्सीडेंट के साथ अभिक्रिया में धातुओं का विद्युत रासायनिक ऑक्सीकरण है। ठीक है, तो जिंक लेपन का संक्षारण से बचाने की एक विधि है। लोहे को निम्नलिखित में से किस तत्व की, तत्व यहाँ पर पूछा है, जो लेपन होगा वो किस तत्व से, तो जिंक से किया जाएगा। किससे किया जाएगा? जिंक से। ठीक है, देखो जब लोहा कहीं रख दो, अभी बारिश का मौसम है और इस समय ह्यूमस है, यानी कि नमी रहती है, मतलब कि वातावरण में नमी है, किसी कमरे में ही किसी लोहे को रॉड कोई हो रख दो तो उसमें जंग लग जाएगा। तो अगर साइंस के
तरीके से देखो, वैसे और तरीके कोई बता सकता है, पर साइंस में देखो तो उसमें जंग लगना नम हवा की उपस्थिति में लोहे का ऑक्सीकरण है, और हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तांबे की अभिक्रिया से तांबा अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट है। संक्षारण की रोकथाम के लिए तो वही सारी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। फिलहाल जो आंसर है कि किस तत्व की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की। मैंने इसलिए थोड़ा सा डिटेल बताया कि आपको आइडिया लगे कि मतलब लोहे में ऐसा क्या होता है, क्या बता रही हैं। अगर किसी ने पहली बार भी सुना हो तो उसे पता चल जाए, है ना। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर का गति का नियम संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए, घर्षणी गति से, आवेग से, ग्रहों की गति से, या वृत्तीय गति से। मतलब किससे संबंधित है। तो जो केपलर का नियम है, ग्रहों की गति के खगोलविदों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर जोहान्स केपलर ने 3 नियम का प्रतिपादन किया। तो कौन से संबंधित है, तो ग्रहों की गति से संबंधित है, ठीक है। अब 3 नियम जो हैं वो डिटेल में आप यहाँ पढ़ लेना। दिया गया जैसे किसी ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है जिसके एक केंद्र बिंदु कक्षा का नियम पर सूर्य होता है। मतलब ये इस ब्रह्मांड, सूर्य, ग्रह, इसके बारे में नियम दिए गए हैं। तो 3 नियम दिए हैं ग्रहों की गति से, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा से केशिका परिघटना के उदाहरण है। फाउंटेन पेन से लिखते समय स्याही का बाहर आना, मोमबत्ती में पिघले हुए मोम का ऊपर आना, दीपक की बाती में तेल का चढ़ना, एंड पौधों की जड़ द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण। ये केशिका परिघटना। केशिका परिघटना आपको ना समझ में आ रहा है तो कैपिलैरिटी फिनोमिना, ठीक है। अब ये आपके कूट दिए, यानी एक से ज़्यादा आंसर इसमें सही है, तभी ये कूट दे दिया गया है। अब आपको बताना है कि कितने ऑप्शन सत्य है यहाँ पर। तो जो आपका कैपिलैरिटी फिनोमिना है, ये चारों ही ऑप्शन में सत्य है, ठीक है। यानी कि केशिका परिघटना के जो एग्जाम्पल है वो चारों ऑप्शन सत्य है। चारों ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। 42 से क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं। 42 देख लो, 43, 44, ठीक है, 45, 46, 47, 48। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने फिलॉसफी ऑफ बम लिखा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप पढ़ लो। हिस्ट्री का भी कह सकते हो, लेकिन बुक की चीज़ें कहीं कुछ न कुछ पूछते ही रहते हैं। तो क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा ने प्रसिद्ध लेख फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा था। तो क्या हो जाएगा, भगवती चरण वोहरा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लग सकता है पहले अगर आप गेस करोगे कि या तो भगत सिंह होंगे या चंद्रशेखर, क्योंकि ये थोड़ा सा अग्रेसिव पर्सन है, तो उससे आप सोच सकते हो, बट नहीं। हाँ, भगवती चरण वोहरा के राजनीतिक, तो सी ऑप्शन हमारा सत्य है। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही, तो उत्तर प्रदेश में ये भी है ना। इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हो कि संभल आपका उत्तर प्रदेश में है या कहाँ है, ठीक है। तो ये आपका जो है फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी थी। मंदिर परियोजना का नेतृत्व श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और यह भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की को समर्पित है। संभल पांचाल शासकों का क्षेत्र था और बाद में राजा अशोक के साम्राज्य का हिस्सा बना। तो ये आपका फिलहाल उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि संभल एक जगह मैंने शायद MP में सुनी है या किसी और राज्य में, ठीक है, पर यह उत्तर प्रदेश का ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने काजी नींबू को राजकीय फल घोषित किया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपने करंट में इसका खूब चर्चा में रही है चीज़ें, क्योंकि अगर करंट को आप फॉलो करते चलते हैं तो आपको चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम कम लगता है। एक साथ जब सारी चीज़ें पढ़ो तो थोड़ा टाइम लगता है किसी को एडजस्ट करने में, है ना। तो जो ये काजी नींबू है, इसको राजकीय फल किसने घोषित किया, तो असम सरकार ने घोषित किया है। किसने, तो असम सरकार ने काजी नींबू को राजकीय फल घोषित किया है। और GI टैग भी दिए जाते हैं, तो राजकीय फल और GI टैग, इस दोनों में फ़र्क भी देखना। और दूसरी बात कि कहाँ किसने घोषित किया, तो उसको भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है फिलहाल क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे ओडिशा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया। मंदसरू पहाड़ियाँ, गुप्तेश्वर वन, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ या गंधवर्धन पहाड़ियाँ। जैव विविधता मतलब चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ओडिशा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर शिव मंदिर के निकट स्थित प्राचीन गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, ठीक है।
ओडिशा में स्थित 3 अन्य जैव विविधता विरासती स्थल इनमें से कौन है? तो देखो इनको तो आप ऐसे ही कट कर सकते थे, क्योंकि महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ आपकी पहले भी क्वेश्चन में पूछी गई हैं, तो ये पहले भी इसमें शामिल है। मंदसरू पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ और गंधमर्दन पहाड़ियाँ, ये तीनों पहले ही थी, तो कौन से हो जाएंगे? गुप्तेश्वर वन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए प्राधिकृत किया है? प्राधिकृत किया है मतलब कि उसे इस चीज़ के लिए ऑथोराइज्ड किया है, ऐसे समझ सकते हैं। बंधन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, करोड़ वैश्य बैंक या फेडरल बैंक। ठीक है, बताना है आपको आंसर। पहले आप इसको पढ़ लो, पढ़ने के बाद में बताओ। तो जो ये आपके भारतीय रिजर्व बैंक है, रेल मंत्रालय की ओर से ईपो के माध्यम से पेंशन के वितरण के लिए बंधन बैंक को प्राधिकृत किया है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एशिया के किस देश ने अपने स्वयं की वन और कास्ट प्रमाणन योजना शुरू की है? श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश या जापान? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया है। तो क्या हो जाएगा? ऐसा किसने किया है? अब एशिया का पहला देश बन गया एक तरीके से, या किस देश ने पूछा है? अपनी स्वयं की। तो ऐसा कौन करने वाला है? तो ऑब्वियसली जो सबसे अलग हटके ही रहता है वही भारत। नेक्स्ट है कि हाल ही में लाल चींटी की चटनी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है, यह संबंधित है। देखो जो ओडिशा है, ओडिशा को काई चटनी, जिसे लाल चींटी चटनी के नाम से भी जाना जाता है, कि अनूठे स्वाद और बनावट के कारण भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। तो आप वो चींटी मत समझ लेना कि चींटी की चटनी ऐसा क्या है ना, थोड़ा सा लगता है उस तक पढ़ने के बाद, बट ओडिशा ने ऐसा किया कि उसकी कोई एक अनूठी चटनी है, काई चटनी, जिसे लाल चींटी चटनी नाम बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये लाल चींटी की चटनी बोल दिया गया है, तो उसी को जीआई टैग दिया गया। लाल चींटियों को जैविक रूप से ओकोफिला स्मार्डिना के नाम से जाना जाता है। इन चींटियों के डंक से त्वचा पर चकत्ते अथवा छाले उत्पन्न हो सकते हैं। भारत में ये चींटियाँ मयूरभंज तथा सिमलीपाल के वनों और साथ ही झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर पाई जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? चीन, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड भारत। आपको गेस करना है और बताना है आंसर। गेस किया होगा, आई होप कि आंसर आपको मिल गया होगा। भारत ही करेगा। देखो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें करंट में अभी तैयार हो गई। पहली बात तो अपनी स्वयं की वन और कास्ट प्रमाणन योजना शुरू करने किया है एशिया के किस देश ने? भारत हो गया। यूनेस्को की 46वें विश्व धरोहर समिति की जो मेजबानी की है वो भी भारत ने किया है। तो कुछ काम भारत ऐसे कर रहा है, तो वो चीज़ें करंट में हैं, उनको ध्यान रखना है। हमने 49 से क्वेश्चन देखे हैं, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। आप ये सारी टेस्ट सीरीज को अगर टाइम से फॉलो करेंगे तो आपका पूरे 1 साल का करंट भी इसमें इंक्लूड है, वो भी तैयार हो जाएगा। अब ये चीज़ें देखो फरवरी 2024 की हैं, तो हर टेस्ट सीरीज में किसी न किसी मंथ का करंट के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो वो क्वेश्चन आपके यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे, और आप करंट अफेयर जो पढ़ रहे रिवाइज कर रहे, उससे भी आपका पेपर तक सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और मुझे बताना था कि जैसे फुल टेस्ट पेपर एक साथ मैं अपलोड कर रही हूँ, और वो आपको कहाँ मिलेगा? तो अब जैसे ये काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट नंबर 9 है। सारी टेस्ट सीरीज अच्छी हैं, ऐसी कोई नहीं कि ख़राब है, पर इसमें क्या है कि इसमें काफ़ी सारे करंट के क्वेश्चन पहले इंक्लूड है, जैसे कि हिस्ट्री के भी हैं। अभी करंट में किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है ना? भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? तो ये जैसे पूरा एक वीडियो में आपको मिल जाए, तो जो ज्वाइन बटन है उससे आप ज्वाइन कर लो। तो ये प्राइवेट है, ये वीडियो आपका पड़ा हुआ है, यह आपको मिल जाएगा, ये प्राइवेट में है। तो जब आप उसको ज्वाइन करके हमको मैसेज करेंगे तो हम आपके अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब इसको पब्लिक कर देंगे आपके लिए। तो ये मेंबर्स के लिए ओनली पब्लिक रहेगा। तो ये टेस्ट पेपर आपको एक वीडियो में, एक ही लेक्चर में, बहुत कम टाइम के साथ में आपको मिल जाएगा। बाकी जो ऐसे पॉसिबल हैं, जैसे जैसे टाइम मिलता है तो वो मैं वैसे भी डालती जाती हूँ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का आयोजन भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, गांधीनगर, बीकानेर। आप यहाँ पर 2-3 में गेस कर सकते हैं। अगर आपको जब एग्जैक्ट आंसर याद नहीं होगा, या तो आपको जोधपुर भी लग सकता है, क्योंकि ऊँट महोत्सव उसी क्षेत्र में होता है। उसी क्षेत्र का मतलब पश्चिमी
भारत में, है ना। तो राजस्थान का क्षेत्र सबसे फेमस है, बीकानेर में भी हो सकता है, उदयपुर में भी हो सकता है। ये गेस वर्क की बात कर रही हूँ। अगर एग्जैक्ट आपको पता है तो अंतर्राष्ट्रीय जो ऊँट महोत्सव का आयोजन 11 से 14 जनवरी 2024 तक बीकानेर में राजस्थान द्वारा किया गया या बीकानेर में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में चांग E6 मिशन चर्चा में था। यह है उत्तर कोरिया से, फिलीपींस से, चीन से या जापान से। चांग E6 से आप थोड़ा सा जापान में भी जा सकते हो, उत्तर कोरिया और चीन में, जब एग्जैक्ट ना पता हो। एग्जैक्ट पता है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से आंसर निकल आएगा कि चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA के अनुसार चंद्रमा की सतह के प्रति 10 एकत्र का मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि वहाँ के चित्र लाए हैं लोग, वहाँ के कुछ चीज़ों को लेकर आए हैं अपने साथ में। कौन? तो जो चांद पर गए थे, ठीक है। और वर्ष 2024 की पहली छमाही में किया जाएगा, मतलब इसका प्रमोशन वर्ष 2024 की पहली छमाही में किया जाएगा। इस मिशन का मतलब क्या होगा? अगर ये चांद पे भेजा भी है तो कुछ मतलब होगा, वरना क्यों चीन ऐसे बैठे बैठे खुजली थोड़ी ना हो रही होगी। तो देखो, चांद पे जब चीन गया है, इस मिशन का लक्ष्य दक्षिणी जो उसका चांद का दक्षिणी हिस्सा है से चंद्रमा के प्रति एकत्र करना और चंद्रमा के भूविज्ञान के संबंध में जानकारी प्रदान करना। चांग 6 मतलब चांग E6 जो है मुख्य रूप से चीन के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा अनुसंधान स्टेशन कार्यक्रम का हिस्सा है। और इस परियोजना को उद्देश्य 2030 के दशक में चंद्रमा के संबंध में एक स्थायी आधार विकसित करना। पहली बात तो इसकी फ़ोटो मैं अभी यहाँ पर नहीं लगा सकती, फिजिकल है, मैं इस तरीके से नहीं करंट अफेयर तैयार करवा रही हूँ। मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे इन लोगों ने एक तरीके से ना मेट्रो टाइप से बिछा दिया है। इनका ये है कि वहाँ पर चीन का हमेशा से रहा है, अभी पृथ्वी पर है तो दिख रहे हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा फैलने का मन रहता है। कहीं वो LOC में जाके, मतलब पीला सागर पड़ता है ना, उधर जाके कहीं नाटक करता है अपनी कि मेरी यहाँ से बाउंड्री है। भारत में भी बोलता है मेरा अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र है, तो चांद में भी वो फैलने का ही उसका मन है। तो ये मिशन का मोटा मोटा मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वहाँ एक्सप्लोर करें और अपने लोगों को वहाँ बसाएं। और वहाँ पे ऐसे मैंने फ़ोटो देखे, इमेजेस देखे करंट में जब मैंने पढ़ा कि वहाँ पे ऐसे ट्रैक बिछे हुए थे, जैसे मेट्रो के अपने यहाँ ट्रेन के ट्रैक होते हैं, ऐसे ट्रैक इन लोगों ने बिछाया। मतलब चाइना वाले कुछ भी। चले आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी अधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रवासी अधिकार दिवस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अच्छे से पढ़ लो। 18 दिसंबर, 20 दिसंबर, 22 दिसंबर या 26 दिसंबर। मतलब दिसंबर में ही मनाया जाता है, ये कन्फर्म है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी अधिकार दिवस जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इसका विषय, मतलब इसकी जो थीम होती जरूर पूछी जाती है, सुरक्षित प्रवासन का संवर्धन था, ठीक है। तो थीम मैंने बता दिया, 18 दिसंबर को मनाया जाता। आगे बढ़ेंगे। सितंबर 2023 में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सितंबर का मतलब कहते हैं कि जून 2023 से, और इधर हम लोगों को लगभग अक्टूबर में पेपर है तो सितंबर तक का तैयार होना चाहिए, ऐसा मतलब करंट कहते हैं। तो सितंबर को कोई दिक्कत नहीं है। दिव्य कला मेला का आयोजन जो है वो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया। इसका आयोजन 15 से 24 सितंबर 2023 तक वाराणसी में किया गया। तो कहाँ किया गया? वाराणसी में। नेक्स्ट है, जून 2023 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। देखो 23 तक उन्होंने कहा है, जून 2023 तक, इसके बाद में भी अगर कोई बदला होगा तो अलग बात है। तो सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सीडैक पुणे में स्थापित AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वां स्थान मिला है। जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 में शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में इसकी घोषणा की गई है। और यह भारत को दुनिया भर में AI सुपर कंप्यूटिंग देशों में शीर्ष पर स्थापित करता है। तो कौन हो जाएगा? एरावत, ठीक है। इसे कौन सी रैंक दिया गया है? तो इसे 75वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलो अभी करंट तो पढ़ेंगे ही बीच में क्या अब करंट ही पढ़ना है। आई थिंक करंट की वो आ ही गई है तो अब करंट रहेगा। नेक्स्ट, नेशनल क्वांटम मिशन किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आप पहले अच्छे से पढ़ लो फिर हम आंसर बताते हैं। तो नेशनल क्वांटम मिशन की बात करें, इसे 19 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? C, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पे गेस हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले किया था पर मेरा गलत हो गया था, ठीक है। कभी कभी, हर बार गेस वर्क काम नहीं करता ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? ये भाई बहुत परेशान करते हैं, है ना। वे प्रकृति में अनुदैर्ध्य हैं, वे प्रकाश के वेग के गमन करती हैं, उन्हें अपने प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती,
उनमें ऊर्जा और संवेग होता है। अब आप ही बताओ, क्योंकि मुझे थोड़ा इन टॉपिक से ना डर सा लगा रहता है, ये मुझे थोड़े अच्छे नहीं लगते। तो इसमें जो है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, तो आपका जो कौन सा सही नहीं, वे प्रकृति में अनुदैर्ध्य होती है, तो ये आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सौर ताप उपकरणों में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उपरिय? तो ये जरूर तैयार कर लेना, ये काफ़ी बार पूछा जाता है ना, कि अपनी इमेज देखने के लिए कितने बड़े मिरर की ज़रूरत होती है, अपने से दुगने, अपने से आधे, क्रुक्स कांच की, इस तरीके से, या लेंस में कौन सा कांच प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन आते हैं। मैंने 7-8 प्रकार के क्वेश्चनों को देखा है। अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है, अर्थात गोले के केंद्र की ओर होती है। इस दर्पण का उपयोग इस प्रकार है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है बहुत अच्छे से बताया गया, उसको आप डिटेल में पढ़ लेना। आंसर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना हुई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछे जाते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, यूपीएससी में भी आया है। अयोध्या अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना 18 अगस्त 1986 को ऐतिहासिक तुलसी मेमोरियल बिल्डिंग में की गई थी। तो क्या हो जाएगा 1986 में। ठीक है, देखो 57 से हम लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 एंड 64, 65। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प पलाश है। राज्य चिन्ह में मछली का एक युग्म अवध के पूर्व मुस्लिम शासकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब ऑप्शन 4 ये कूट दिए गए हैं 4 प्रकार के, फर्स्ट, सेकंड, केवल सेकंड, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, या केवल फर्स्ट। ठीक है, तो आप देख लो, क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, फिर बताओ आपका आंसर इसमें क्या सही होगा। ठीक है, तो राज्य प्रतीकों में शामिल है प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के संगम को दर्शाने वाली एक गोलाकार मोहर, मत्स्य का एक युग्म अवध के पूर्व मुस्लिम शासकों का प्रतिनिधित्व करता है, तो कथन सेकंड सत्य है। राज्य के अंदर अयोध्या में जन्म लेने वाले हिंदू देवता राम का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक धनुष और तीर, मोहर के आसपास की किंवदंती का अनुवाद उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में किया गया है। बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन आपके सत्य हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक झील है? 4 झीलों के नाम दिए गए। अब इसमें प्राकृतिक है, मतलब कुछ हो सकती है मैन मेड हो, या जैसे नहीं क्रिएट की जाती हैं। बेला सागर झील, कीथम झील, चितौरा झील या बरुआ सागर झील। अब आपको आंसर बताना है यहाँ पर। आई होप कि आपने इसको पढ़ने के बाद में थोड़ा सोचो अगर बताना है कि कौन सी इसमें प्राकृतिक झील है। चितौरा झील जो आपको यहाँ पर दिख रही है इसी ऑप्शन में, ये आपकी प्राकृतिक झील है। बरुआ सागर ताल जो है वो आपका झांसी में है, कृत्रिम झील है, बुंदेलखंड के किले के पास में। बेला सागर झील जो है ये बेला तालाब महोबा में स्थित है, ये भी एक कृत्रिम झील है। यह क्षेत्र में सिंचाई के लिए मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करती है बिजली। चितौरा झील मैंने आपको बता दी है, लेकिन ये चितौरा स्थित कहाँ है? तो ये आपके बहराइच गांव, ठीक है, वहाँ पर है। ये प्राकृतिक झील है। इस झील से एक छोटी नदी टेढ़ी नदी निकलती है। ठीक है, मतलब चितौरा झील है, नदी टेढ़ी है। हाँ, ठीक है। कीथम झील जो है ये आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है। ये कृत्रिम झील है, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित है। रामगढ़ ताल भी एक आपने नाम सुना होगा, वो गोरखपुर में है और वो प्राकृतिक झील है जिसका निर्माण राप्ती नदी द्वारा हुआ था, जिसने बाद में अपना मार्ग बदल लिया। तो रामगढ़ फिलहाल नहीं है ऑप्शन में, लेकिन मैंने तीनों चीज़ें बता दी। अगर आप कहीं आपका बेला सागर झील आएगी, कीथम झील आएगी, बरुआ सागर ताल आएगा तो आप बता ले जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। अब देखो फिर आ गए सुरहा ताल अभ्यारण्य, लाग भौसी अभ्यारण्य, सुहागी बरवा अभ्यारण्य एंड महावीर स्वामी अभ्यारण्य। ये झीलें दिए गए हैं, आपको यहाँ मिलान करना है। आपको अब इनमें से कितने याद है नहीं याद है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप इसको देख रहे वीडियो को तो आप पहले देखो इसको, वीडियो को पॉज करके कि आपको इसमें याद कितने आ रहे हैं। जैसे मुझसे पूछा जाए कि आपको कितने याद है, अगर आपको निकालना हो तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? मुझे सिंपली 1 या 2 पूरे अच्छे से याद हैं। जैसे जो लाग बहौसी अभ्यारण्य है, लाग बहौसी पक्षी अभ्यारण्य या लाग बहौसी अभ्यारण्य आप नाम सुना होगा, तो ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आंख बंद करके आप कन्नौज टिक करो। ठीक है, ये आपका कन्नौज में पड़ता है। यहाँ पर मैं मतलब इसके बगल से निकल आई हूँ। अभी बोलते हैं, मैं गई थी जून में, तो वो लोग बोले कि आसपास के लोग कि आप सर्दियों में आइए तो बहुत अच्छा लगता है, हालांकि मौका मिलेगा तो जाएंगे। तो अब जैसे B1 आपका कहाँ पर पड़ता है? B1 जो 2 जगह है, अब इसको थोड़ा सा पकड़ के रखो। ठीक है, सुहागी बरवा आपने नाम सुना है, अगर आपको याद हो, ये आपका महाराजगंज में पड़ता है। जैसे मुझे सिर्फ 2 ही याद हैं,
C4 कहाँ पर है? C4 एक ही जगह पे है और हमने अभी लगाया लाग बहौसी B1, C4 B1 यहाँ भी है लेकिन यहाँ C3 है। तो अगर अब आपको टिक करना होगा तो किसको टिक करेंगे? तो अब आपका बी ऑप्शन निकल आएगा। हालांकि इसमें ऐसा हुआ कई बार नहीं भी होता है, तो आपको सुरहा ताल याद कर लेना चाहिए। सुरहा ताल कहाँ पड़ता है? तो ये आपका बलिया में पड़ता है, ठीक है, बलिया वालों, है ना। ये मतलब बुरा मत मानना, अच्छी जगह है, मुझे कभी मौका मिलेगा तो जाऊँगी घूमने, कहते हैं अच्छी जगह है। और इसके बाद में अगर आपका महावीर स्वामी की बात करूँ तो महावीर स्वामी यहाँ से देख लो D3 ललितपुर में हो गया, एक ही बचा ही है, ये वहाँ हो जाएगा। मतलब मैं आपको ये गेस वर्क इसलिए बता रही हूँ बीच में कभी कभी टाइम देके कि आपको एग्ज़ाम में ऐसे प्रॉब्लम ना आए। मुझे ऐसे ज़्यादा नहीं किसी ने बताया था, मुझे तो टेस्ट सीरीज भी नहीं मिल पाती थी। निम्नलिखित में से किसी चांदी और सोने की कढ़ाई के रूप में भी जाना जाता है? जरदोजी, चिकनकारी, फुलकारी या काथा? नाम तो सुनते ही रहते हो ना, तो किसे जाना जाता है? जरदोजी। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सरधना महोत्सव का आयोजन किया जाता है? मेरठ, फर्रुखाबाद, आगरा या मिर्जापुर में? 4 ऑप्शन है, सिंपली आपको आइडिया लग गया होगा सरधना, ठीक है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश संस्थान की स्थापना जो हुई थी 31 दिसंबर 1976 को हुई थी। तो फिर आपका 1976 देख लो, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। लेकिन भाई ये बहुत पूछता है, हिंदी संस्थान और संस्कृत संस्थान को बहुत पूछता है, तो इसको आप बिल्कुल हल्के में मत लेना, वरना ये हल्के में ले लेगा, है ना। 66 से देख लो, हम लोगों ने भी 66 से देखे, 67 देख लिए, 68 देख लिए, 69, 70, 71, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, टाइम बहुत कम है, बहुत सीरियस होके आराम से तैयारी करते रहो। सीरियस होके मतलब हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ाने से चीज़ें और गड़बड़ हो जाती है, तो उसको थोड़ा पेशेंस के साथ में। अब कहीं घूमो मत, कोई सीरीज़ वगैरह मत देखो, वेब सीरीज़ बाद में देख लेना, वेब सीरीज़ देखने का टाइम मिलेगा, तो बहुत आराम से तैयारी करते चलो। कह रहे निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद यानी प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की पहली प्रधानाध्यापिका बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब आपको याद करना अगर आपने इसको कहीं पढ़ा हो। उनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। वह एक लेखिका, महिला अधिकार कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षिका और कवित्री हैं, ठीक है। लेखिका में आप सोच सकते हो महादेवी वर्मा का ही नाम पहले आएगा, ठीक है। वह इलाहाबाद प्रयाग महिला विद्यापीठ, जो एक हिंदी माध्यम ऑल गर्ल स्कूल है, की पहली प्रिंसिपल बनी और बाद में चांसलर बनी, ठीक है। उन्होंने नीरजा और रश्मि लिखी। महादेवी के कार्यों ने उन्हें कुछ सबसे प्रतिष्ठित भारतीय साहित्यिक पुरस्कार और मान्यताएं दिलाई, जैसे पद्म भूषण, साहित्य अकादमी फेलोशिप और पद्म विभूषण। यम उनकी कविताओं का संकलन ने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता। अब आपको आइडिया तो लग ही गया है, और बहुत सारे अच्छे काम इन्होंने किए। मैंने इसलिए आपको इस तरीके से घुमा के बताया ताकि आप सोचने पे थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाओ। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया जाएगा? करंट का है, मैंने अपने आई थिंक डेली ब्लॉग में बताया। ये मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मछली मंडी जो बनाई जा रही है वो मुरादाबाद में बनाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। काशी तमिल संगम 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? ठीक है, तो काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन 17 दिसंबर 2023 को आपका प्यारा वाराणसी, ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया था। आगे है कि सिलक्यारा सुरंग। अब भाई साहब ये ना किसी को याद हो तो किसको याद ही होगा, है ना, कितने बेचारे फंस गए थे। सिलक्यारा सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर? अब इसलिए सबको याद ही होगा। देखो, हाल ही में उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक निर्माणाधीन सिलक्यारा बड़कोट सुरंग ढह गई, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिक सुरंग के अंदर फंस गए थे, है ना, याद ही है। तो उत्तराखंड। अमृत भारत ट्रेन है ईएमयू इंटरसिटी, डीएमयू इंटरसिटी, सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेन या सुपरफास्ट मालगाड़ी? तो देश में सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेनों की एक नई श्रेणी अमृत भारत एक्सप्रेस को अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो ये क्या है? आपकी सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेन है। क्या है? सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेन है। रोलेक्ट एक्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार निलंबित कर दिया गया था? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या परमादेश? देखो ये चीज़ें कहाँ से निकलती हैं, है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ लेना डिटेल में। रोलेक्ट एक्ट में यह अधिनियम सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता वाली राजद्रोह समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था, और पूछा है कि कौन सा अधिकार निलंबित कर दिया गया था? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण।
अब आप पॉलिटी में इसको पढ़ते ही हैं तो अच्छे से और ध्यान करके इसको मतलब ध्यान करना। गोल्डन बुश सी बकथॉर्न का संबंध है झाड़ियों से, कवक से, वृक्ष से या मैंग्रोव से। तो हाल ही में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित, देखो इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। और ये जो सी बकथॉर्न है ये कहाँ का है, ये एक झाड़ी या श्रब है, श्रब कह सकते हैं। ये खाने में बड़ा अच्छा होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी से भरपूर होता है मतलब ये खट्टा होता है ना। इसे वंडर प्लांट या लद्दाख गोल्ड या गोल्डन बुश या गोल्ड माइन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह आमतौर पर हिमालय क्षेत्र में वृक्ष रेखा के ऊपर लद्दाख और स्पीति के ठंडे रेगिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य है। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ना, भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाना, 2047 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना, या ए और बी दोनों। 2047 तक शुद्ध उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना, तो ऐसा तो अभी लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया है, तो आपका हो जाएगा ए और बी, मतलब भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाना और 125 गीगावाट 2030 तक क्षमता को जोड़ना या बढ़ाना, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और बी तो सही है, सी नहीं, ठीक है। देखो 72 से हम लोगों ने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। अब इसमें देखो कितने आपके कम से कम 10 क्वेश्चन तो करंट के इंक्लूड थे, है ना। तो करंट आपका इस तरीके से चला जाएगा, मतलब कंप्लीट होता जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। फिलहाल फरवरी 2024 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अच्छे से पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। तो किसने किया या कहाँ पर किया गया था? महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग ने पुणे के समीप मोसी में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो, ठीक है, एक्सपो का आयोजन किया। तो कहाँ हो जाएगा? पुणे में आपका। कहाँ पर? तो पुणे में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से देशों ने दोस्ती 16 अभ्यास में भाग लिया? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। देखो 3 ऑप्शन, सॉरी, भारत, श्रीलंका, मालदीव, या फिर ये तीनों या फिर इनमें से कोई एक, इस तरीके से। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ लिया है। करंट के क्वेश्चन है, नौसेना अभ्यास की दोस्ती श्रृंखला वर्ष 1992 में केवल मालदीव व भारत के साथ शुरू हुई थी। श्रीलंका वर्ष 2012 में इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। अब देखो ध्यान रखना, ये पहली बार तो देश 2012 में शामिल हुआ है, यानी कि ये 1992 से नहीं था इसमें। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फिर डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। भारत मालदीव के बीच में 1992 से हो रहा था और श्रीलंका इसमें 2012 में शामिल हो गया। क्वेश्चन है कि वर्ष 1824 के कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और सारा देखो महिलाओं का दिया, रानी चेन्नम्मा, रानी गईदिल्लू, बेगम हजरत महल या मातंगनी हाजरा या हजारा, जो भी बोलते हैं इस तरीके से। तो क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया। वर्ष 1824 में ब्रिटिश सैनिकों ने कित्तूर किले के पास तैनात होकर कर्नाटक रियासत पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तो कौन? तो ब्रिटिश सैनिकों ने, ठीक है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर प्रत्युत्तर दिया, जो कित्तूर विद्रोह की शुरुआत थी। तो देना तो पड़ेगा, ये किसने किया? तो रानी चेन्नम्मा जी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया? ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। तो हाटी या हट्टी, ठीक है। देखो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? सी ऑप्शन हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पोइला बोईसाख को राज्य दिवस घोषित किया? पश्चिम बंगाल, लद्दाख, मणिपुर या बिहार? आइडिया कुछ अगर आप लगाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पर इस तरीके से थोड़ा लैंग्वेज बोलते हैं, जो भाषा वहाँ की है, तो उससे अगर गेस करोगे। अब यहाँ पे बुरा मत मानना कि वहाँ की भाषा ऐसी इसलिए आप बोलेंगे, वहाँ बोला जाता है, स्वीट लैंग्वेज है, लेकिन इस तरीके से बोला जाता है। तो पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड और असम में बंगाली समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और ये बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। यह बंगाली नववर्ष का प्रतीक है, जिसे वर्ष 2023 में 15 अप्रैल को मनाया गया। तो क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। अब देखो पश्चिम बंगाल के साथ में और भी ऑप्शन अगर वो देंगे तो फिर ज़्यादा बना के देंगे, कोड के हिसाब से देंगे, है ना। नेक्स्ट है कि जनवरी 2024 में निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन LTTD संयंत्र का उद्घाटन किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए, ये किस जगह पे किया गया? जनवरी 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री ने कदमत लक्षद्वीप में निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन
यानी वही LTT संयंत्र का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। तो कहाँ पर किया है इन्होंने? तो ये लक्षद्वीप में किया है। ठीक है, हो सकता है लक्षद्वीप न दे कदमत दे देंगे तो भी याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने तालिबान नामांकित अधिकारी को पहली बार राजनयिक दर्जा प्रदान किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तालिबान नामांकित अधिकारी को पहली बार राजनयिक दर्जा भी प्रदान कर दिया। ठीक है, चीन ने बिलाल करीमी को अफगानिस्तान के राजदूत के रूप में राजनयिक दर्जा प्रदान किया है, जो तालिबान द्वारा नियुक्त अधिकारी को किसी भी देश द्वारा इस तरह की पहली मान्यता प्रदान की गई है। तो चीन ने, वो भी अपने फेवर के लिए किया होगा, ऐसे तो करेगा ही नहीं। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा घोषित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस जिले के एक ब्लॉक दूसरे स्थान प्राप्त हुआ है? गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा या कौशाम्बी? ये नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी और आपको पता है कि जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी का एक ज़िला है, वहाँ की जो ब्लॉक है उसको घोषित किया गया है। सबसे पहला जो स्थान प्राप्त हुआ तेलंगाना के आसिफाबाद के तिरियानी कुमरुम भीम ब्लॉक को रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है डेल्टा रैंकिंग में। और ब्लॉक को भौगोलिक रूप से 6 जोन में विभाजित भी किया गया। वो छोड़ दीजिए, 6 जोन जो बता रहे हैं वो छोड़ दीजिए। अगर बात करें दूसरी बात, तो जोन 2 में जो उत्तर भारतीय राज्यों को शामिल करता है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का हरैया ब्लॉक पहले स्थान पर और गाजीपुर जिले का विरनो ब्लॉक दूसरे स्थान पर रहा है। यहीं पर कौशाम्बी भी आपका, कौशाम्बी ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक जिला के कार्यक्रम के डेल्टा रैंकिंग में देखें तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी, देखो ये कौशाम्बी जिला है और कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। तो क्या हो जाएगा? डी। मैंने पहले ही बोला था कि कौशाम्बी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने अभी शुरू किया था 81 से क्वेश्चन, 81, 82, 83, 84, 85, ठीक है, 86, 87 और 88। चलें आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की गौ पर्यटन नीति के अंतर्गत मनोरथ गौशाला स्थापित की जाएगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ठीक है, लखनऊ जिले के उत्तर धौना गांव में स्विट्जरलैंड जैसी गौशाला का निर्माण कराया जाएगा। 10 हेक्टेयर भूमि में स्थापित यह गौशाला उत्तर प्रदेश की गौ पर्यटन नीति के तहत 32.63 करोड़ मतलब 32.63 लाख करोड़ रुपए के आवंटित बजट के तहत के साथ स्थापित की जाएगी। तो कहाँ? लखनऊ में। अब लखनऊ में अगर वैसे जगह नहीं पूछेगा, अगर पूछता है तो धौना गांव। ठीक है, नेक्स्ट है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? इसकी शुरुआत वर्ष 2011-12 में किया गया था। यह मृदा के स्वास्थ्य में सुधार के लिए पोषक तत्वों के उचित अनुप्रयोग की अनुशंसा करता है। ठीक है, अब क्या इसकी जो शुरुआत की बात हो रही है कि 2011-12, तो ये ऑप्शन सत्य है क्या? पहले इसको ध्यान देना। ठीक है, ऐसे ही टिक मत कर देना। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड से उनकी मृदा की पोषक स्थिति के आधार पर मिट्टी की उर्वरता मतलब बढ़ाने के लिए, तो ये जो योजना ये 2014-15 में शुरू हुई थी। ठीक है, यही यहाँ पर गलत है, 14 और 15 में शुरू हुई थी, तो ये इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन आपका ऑब्वियसली सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बौद्ध भिक्षुओं को भूमिदान देने की प्रथा शुरू की थी? तो बौद्ध भिक्षुओं को जो भूमिदान देने की प्रथा शुरू की थी वो सातवाहन ने। किसने? सातवाहन ने। इस राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी और उसने 235 ईसा पूर्व से 213 ईसा पूर्व तक शासन किया था। सातवाहन ने यह प्रथा शुरू करी थी। नेक्स्ट, भारत की कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गांधार कला में भूरे बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था। मथुरा कला हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से प्रभावित था। तो नीचे दिए गए कोड से हमें ऑप्शन बताने, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले आपको ये पढ़ लेना, ये पूछा जाता है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें क्या सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि आपके दोनों ही ऑप्शन सत्य हैं। अब इसकी बहुत अच्छे से डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। मथुरा कला हो गया, बौद्ध प्रभाव हो गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सत्य है, यानी कि गांधार कला में भूरे बलुआ पत्थरों का प्रयोग भी किया जाता था। और ये वाला तो मेरे को याद ही था। ठीक है, मतलब ये भी आपको सत्य है, आपको बताने के लिए मैं बोल रही हूँ। मौर्य काल में सीता शब्द प्रदर्शित करता था। राज्य भूमि, सोने का सिक्का, भू राजस्व, ये इस तरीके के वक्तव्य या इस तरीके की बात क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि ये शब्द इस चीज़ से प्रभावित था। तो मौर्य काल में कुछ भूमि सीता या राज्य भूमि कहलाती थी। भूमि पर अधिकार, इन भूमि पर अधिकार खेती गिरवी रखने और बिक्री का अधिकार स्वाभाविक रूप से राजा और राज्य का था। तो मौर्य काल में सीता शब्द को पता चल गया आपको, राज्य भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाथी गुम्फा शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत, संस्कृत, पाली, ग्रीक। हाथी गुम्फा शिलालेख की बात हो रही है।
यह ओडिशा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की गुफा में स्थित है। इसे वर्ष 1825 में ए स्टर्लिंग द्वारा खोज देखा गया था। रिकॉर्ड का पहला विश्वसनीय संस्करण वर्ष 1885 में डॉक्टर भगवान लाल इंद्रजी के पास से आया था। यह राजा खारवेल के जीवन और उपलब्धियों का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। और बात करें तो इसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। स्यादवाद का संबंध है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना किससे। यह जैन धर्म से संबंधित है। इसका अर्थ है कि विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधिवश यह विधिवत है। तो स्यादवाद का संबंध है जैन धर्म से। ओके, हम लोगों ने भी 89 से क्वेश्चन को सॉल्व किया। 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95। ठीक है। क्वेश्चन है कि नीचे तो कथन दिए गए हैं, एक को कथन है, मतलब वही कथन कारण का क्वेश्चन अब काफ़ी देर में आया है। क्वेश्चन है हमारा अभिकथन है कि भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत शुरू की गई। कारण आ कह रहा था भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का उद्देश्य बाहर से खरीदे गए आगत और सिंथेटिक रसायनों के उपयोग को कम करना है। तो क्या ये एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रहे हैं? कथन कारण सत्य है कि नहीं? भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति की बात करें तो परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के तहत एक उप मिशन के रूप में संचालित होता है, जो सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन NMSA के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है कि A और R दोनों सत्य हैं और आगे का सही स्पष्टीकरण। देखो यहाँ पर कथन और जो इसके आंसर का कोट दिया गया वो कितना इंटरचेंज है। आपको D से लग रहा होगा कि ऐसा कैसे A सही होना चाहिए था, है A ही, पर उस A वाले ऑप्शन को D में रख दिया गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, D ऑप्शन इसका सत्य है। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान कब शुरू की गई थी? ये भी योजनाएं पूछी जाती हैं। 24 फरवरी 2019, मतलब 2019 ही है, पर कब शुरू की थी? फरवरी, अक्टूबर, दिसंबर या जनवरी में, ये आपको बताना है। 2019 3 ऑप्शन में है और ये 2020 है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है आपके एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो भूमि धारक किसानों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ अपवादों के साथ 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। योजना के तहत होता क्या है, तो 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष हस्तांतरण, मतलब DBT मोड के माध्यम से किसानों को दिया जाता है। तो 24 कब शुरू की गई थी? ये आपकी शुरू की गई थी 24 फरवरी को, 24 फरवरी 2019 को। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। कह रहे हैं कि नमो ड्रोन दीदी योजना संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना किससे। सरकार ने हाल ही में एक 1261 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2024-25 से 25-26 के अवधि के लिए महिला स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी। तो क्या हो जाएगा? C ऑप्शन हो जाएगा, कृषि सहायता के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि निर्यात क्षेत्र AEZ की अवधारणा शुरू की गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कृषि निर्यात क्षेत्र जो AEZ की शुरुआत है वो 2001 में आयात निर्यात यानी एक्जिम नीति 1997-2001 के तहत शुरू की गई थी। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा 2001 में। पूर्व मौर्य काल के दौरान वेशस थे। ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन थे? पूर्व मौर्यकालीन समाज के श्रमिक वर्ग, पूर्व समाज में 18 गिल्ड व्यवसायिक समूह जाने जाते थे। हालांकि केवल लोहार, बढ़ई, चिबड़े का काम करने वाले और बढ़ई के गिल्ड ही निर्दिष्ट थे। वेशस वाराणसी की व्यापारिक गलियां थी। तो क्या हो जाएगा आपका? व्यापारिक सड़कें। ठीक है। चलो, तो हमने 96 से सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, फिर आंसर देना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। 100 कंप्लीट हो गया। ठीक है। क्वेश्चन है कि संगम युग में धनी किसानों को कहा जाता था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विल्लाल, कदैसियार, ये नाम आपने पहली बार सुने होंगे तो इसलिए आप ध्यान अच्छे से पढ़ लेना। तो विल्लाल कहा जाता था। कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य विभाग था? दीवाने रिसालत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा या दीवाने कोई? ये खूब पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, PCS ने बहुत बार पूछा। सैन्य विभाग लेकिन पूछ रहे हैं। अब इसमें सारे सैन्य विभाग नहीं है, सारों का अलग अलग काम है। दीवाने अर्ज जो है ये आपका है सैन्य विभाग। बात करेगा दीवाने रिसालत की तो ये विदेशी मामलों का विभाग है। दीवाने इंसा पत्राचार विभाग है। दीवाने कोही कृषि विभाग है। और दीवाने खैरात दान विभाग है। दीवाने बंदगान दासों का विभाग है। दीवाने वजारत राजस्व वित्त प्रशासन का विभाग है। कुछ नाम मैंने लिए हैं, आप सोच रहे होंगे यहाँ नहीं दिया गया है, तो वो डिटेल में दिया है कि उसको पढ़ लेना, वो जरूर आता है क्वेश्चन में। B ऑप्शन फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है कि सूची का क्वेश्चन है, ये
साम्राज्य हैं या उसके राजवंश हैं। बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। अब आपको यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। बरार तो इमाम शाही, ये थोड़े से अजीब नाम रहते हैं, तो थोड़ा याद करने में, क्योंकि मुग़ल कालीन नाम है तो थोड़ा सा। अहमदनगर में आपका हो जाएगा निज़ाम शाही, ठीक है। एक चिकलिस खान करके भी इसमें नाम रहता है। गोलकुंडा की बात करें तो आपका कुतुब शाही हो जाएंगे, और बचा बीजापुर तो आदिल शाही, ठीक है। अब इनको आपको यहाँ पर कोड हमें मिलान करना, A2 B3 C4 और D1, ठीक है। D ऑप्शन हमारे यहाँ पर सत्य निकला है, ठीक है। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1534, 1538, 1539 या 1540, ठीक है। तो इसको बताना है। यह मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच में एक महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष था। 26 जून 1539 को भारत के आधुनिक बिहार में बक्सर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में चौसा में लड़ा गया था, ठीक है। इसलिए चौसा का युद्ध नाम पड़ गया था। कि शिवाजी के मंत्रियों के समूह को कहा जाता था, ये भी क्वेश्चन आपका PYQ का है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो शिवाजी ने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये आपका अष्टप्रधान। देखो नवरत्न का नाम आपने सुना ही है ना, मुगल कालीन में नवरत्न खूब प्रसिद्ध था, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, या तो इन तीनों में से कोई एक होना ही चाहिए। बट अगर गेस करोगे तो क्या होगा, तो इस तरीके से अगर गेस करेंगे, और वैसे भी अगर आंसर पता है अष्टप्रधान तो कोई दिक्कत नहीं, गेस में आपको हो सकता है कि आपको इस तरीके से गेस करना पड़े, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य वित्त आयोग गठित किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कब किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 A और अनुच्छेद 243 I और 243 Y एक राज्य वित्त आयोग का प्रावधान करता है। तदनुसार इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किया जाता है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 32A में पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। और इसका गठन कब किया गया था, तो 1994 में। कब, 1994 में। नेक्स्ट है राज्य नियोजन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश को कई आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने आर्थिक क्षेत्र हैं जिसमें विभाजित किया गया है, तो समग्र आर्थिक विकास सूचकांक के आधार पर राज्य नियोजन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कितने में, 4 कौन से हैं, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, इसमें 28 जिले शामिल हैं, और उसके बारे में दिया गया है कौन कौन से जिले हैं। तो आपका पूर्वी आर्थिक क्षेत्र हो गया, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र हो गया, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र हो गया, और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र हो गया। तो उतने जिले उसमें डिवाइड हैं, तो उसको आप वहाँ पर डिटेल से पढ़ लेना, ठीक है। फिलहाल हमने 101 नंबर से क्वेश्चन देखे, तो इनको देखते चलो। 101, 102, 103 इसको मैच करना था, 104, 105, 106 और 107, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो अभी 1-2 साल तो खूब चर्चा में, करंट में ये चीज़ें रहेंगी, बाकी भी रह सकती हैं, लेकिन फिर भी अभी क्योंकि सारी चीज़ें करंट की हैं। क्वेश्चन है कि मंदिर पारंपरिक वेसर शैली में निर्मित किया गया, ये जरूर याद रखना, वेसर शैली, मथुरा शैली, नागर शैली, ये चीज़ें, ठीक है। निर्माण में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आपके 2 कथन 4 कूट दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड करके, आपको बताना है इसमें से कौन से ऑप्शन सत्य हैं, ठीक है। पहली बात तो ये वेसर शैली में नहीं किया गया है, तो किस शैली में किया गया है, आप में से कोई अगर याद हो तो हमको ज़रूर कमेंट करके बताना, और बाकी तो लिखा ही है। देखो राम मंदिर जो है देखा वो 3 मंजिला बना है, और ये आपका मकराना संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर और रंगीन संगमरमर का इसमें उपयोग किया गया है। ये बात सत्य कि इसमें कहीं भी लोहे का उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सेकेंड ऑप्शन तो सत्य है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना है कब किया गया है। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे UPDIC एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र पर विदेशी निर्भरता को कम करना। ऑब्वियसली इसका उद्घाटन जो है वर्ष 2018 में हुआ था। तो कब किया गया था, 2018 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का यूनिकॉर्न नहीं है। अनअकैडमी फिजिक्स वाला, इंडिया मार्ट या पाइन लैब्स। मतलब ये चीज़ें तो आपको कहीं ना कहीं सुनाई दिखाई देती ही हैं, सोशल मीडिया के ज़माना है इस समय। राज्य में निवेश डेटा संग्रहित करने वाली एजेंसी KPMG की हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में चौथे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले राज्य के रूप में उभरा है। देश में 108 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, जिनमें से 8 उत्तर प्रदेश से हैं।
बात करें तो ए कह रहे हैं कि अनअकैडमी। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्टार्टअप हैं, जिनमें 8 यूनिकॉर्न भी शामिल और कई तेजी से यूनिकॉर्न बनने की ओर अग्रसर भी हैं। बात किया जाए यहाँ पर तो जो KPMG है ना, इसी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पेटीएम पे TM मॉल, इंडिया मार्ट, मोगलिक्स, पाइन लैब्स, इनोवेटर, इन्फो एज और फिजिक्स वाला को देश के यूनिकॉर्न स्टार्टअप में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में और भी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन ये जो अनअकैडमी है इसको उत्तर प्रदेश का यूनिकॉर्न नहीं बोला गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव वायु जल के इंटरफेस पर रहता है। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूस्टन, पेरीफाइटन, प्लैंकटन एंड नेक्टन। हमें बताना है इसमें से क्या सही होगा। तो जलीय परिस्थितिकी तंत्र में जीव असमान रूप से वितरित होते हैं, लेकिन उन्हें उनके जीवन रूप या स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। न्यूस्टन ये असंबद्ध जीव हैं जो वायु जल के इंटरफेस पर रहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा न्यूस्टन। पहले आप इसको ऐसे पढ़ना, न्यूटन मत पढ़ लेना, ठीक है, न्यूस्टन। ओके। नेक्स्ट है, घास के मैदानों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। लानोस और कैंपोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। शीतोष्ण घास के मैदानों को विश्व की रोटी की टोकरियाँ कहा जाता है। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान दोनों डिटेल में बड़े अच्छे से दिए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं, वो आप वहाँ पर PDF में अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल भित्ति की वृद्धि के लिए आदर्श पर्यावरणीय स्थिति नहीं है। उथला जल निकाय, कठोर सतह का अभाव, खारा जल या शुष्क जल। इनमें से कौन सा इसकी आदर्श स्थिति नहीं है। देखो, जो प्रवाल भित्ति होती है उनकी वृद्धि के लिए जो कठोर सतह होती है, कठोर सतह का अभाव कह रहे हैं, ये उसके लिए आदर्श स्थिति नहीं है फिलहाल। हाँ, हम लोगों ने 108 नंबर से भी क्वेश्चन सॉल्व किए, 108, 109, 110, 111, 12। निम्नलिखित में से किस गिद्ध को IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय स्थिति प्राप्त है। आप ये नाम सुनते रहते हैं ना कि थ्रेटन है, एंडेंजर्ड है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें दी गई हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, इनको अच्छे से पढ़ लेना। इंडियन गिफॉन गिद्ध, बियर्डेड गिद्ध, स्लेंडर बिल्ड गिद्ध या इजिप्शियन गिद्ध। ये अलग अलग नाम है, आपने आई होप कि पहले सुना होगा या नहीं सुना होगा। तो किसको किस स्थिति में रखा गया वो बताना। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि किस गिद्ध को IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय स्थिति प्राप्त है, यानी आपको उस गिद्ध के बारे में पता होगा तभी आप आंसर बता पाओगे। तो बात करें तो जो लॉन्ग बिल्ड गिद्ध होते हैं ना, वो गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। लॉन्ग बिल्ड गिद्ध या उनको बोल सकते हैं स्लेडर बिल्ड गिद्ध। इसके बाद में इन सब की क्या स्थिति, तो इन सब की स्थिति यहाँ पर बताई गई अच्छे से। जो बियर्डेड है इनकी क्या है और सभी की क्या है। इंडियन गिफॉन गिद्ध आपका लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। रेड हेडेड गिद्ध जो है वो गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। इजिप्शियन गिद्ध लुप्तप्राय है। इस तरीके से सारी चीज़ें दी गई, तो आप वहाँ पर डिटेल में पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन मेगा डाइवर्स देश हैं। ये 4 ऑप्शन दिए, मतलब 4 नाम दिए गए, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, भारत, ब्राज़ील। क्योंकि एक से ज़्यादा जो देश हैं वो अगर मेगा डाइवर्स देश हैं तो फिर इस तरीके से ये कूट दिया गया है। हमें बताना है इनमें से कितने शामिल हैं। तो फिलहाल आपका ये चारों ही ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही मेगा डाइवर्स देश है, ठीक है। अभी कुछ शोर की वजह से इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। ये जो 116 से इसके बचे हुए क्वेश्चन और न्यू टेस्ट सीरीज पूरा एक ही वीडियो में मैं आपको उपलब्ध कराती हूँ, ठीक है। थैंक यू।